नमस्कार दोस्तों। जरा सोचिए, एक ऐसा आदमी जो 1 घंटे के लिए सो जाए तो 30 लोगों की मौत हो जाए। ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है, ये था अडोल्फो कमिंस्की का हर रोज का सच। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इस सच्चे हीरो ने कागज और स्याही से हजारों जिंदगियां बचाईं। अडोल्फो कमिंस्की 1925 में अर्जेंटीना में जन्मे और बचपन में परिवार के साथ फ्रांस आ गए। यहूदी परिवार होने के कारण उन्हें जल्द ही नाजी जर्मनी के बढ़ते खतरे का सामना करना पड़ा। किशोरावस्था में ही उन्होंने कपड़े रंगने और रसायन विज्ञान का गहरा ज्ञान हासिल कर लिया। ये हुनर बाद में एक गुप्त हथियार साबित हुआ। 1940 के दशक की शुरुआत में नाजियों ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया। यहूदियों की धरपकड़ तेज हो गई। इसी बीच कमिंस्की को फ्रेंच रेजिस्टेंस ने खोज निकाला। वजह साफ थी, उनकी रासायनिक समझ और दस्तावेजों को हूबहू नकली बनाने की क्षमता। गुप्त तहखानों और तंग कमरों में अडोल्फो दिन रात नकली पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और वीजा बनाते। उनकी बनाई फर्जी आईडी इतनी असली लगती कि जर्मन गेस्टापो तक को धोखा हो जाता। अडोल्फो ने कहा था, मैं 1 घंटे में 30 पहचान पत्र बना सकता हूं। अगर मैं 1 घंटे सो जाऊं तो 30 लोगों की मौत हो जाए। ये कोई नाटकीय पंक्ति नहीं है, बल्कि उनका रोज का डर और संकल्प था। उनके हाथों से निकले हर दस्तावेज का मतलब था एक परिवार की नई जिंदगी। एक बार 3 दिनों में 900 कागज तैयार करने पड़े ताकि बच्चे सुरक्षित निकाले जा सके। अनुमान है कि अडोल्फो ने लगभग 14,000 यहूदियों की जान बचाने में मदद की। उनका छोटा सा कमरा युद्ध भूमि से कम नहीं था। स्याही, फोटो, स्टैंप और लगातार जागी हुई आंखें, नींद और थकान उनके लिए विलासिता थी। 1945 में युद्ध खत्म हुआ, पर कमिंस्की का मिशन नहीं। उन्होंने ब्रिचा आंदोलन में मदद की, जिससे हजारों यहूदी ब्रिटिश नियंत्रित फिलिस्तीन पहुंच सके। बाद में उन्होंने दुनिया के कई स्वतंत्रता आंदोलनों, अल्जीरिया, ग्रीस और दक्षिण अमेरिका के कार्यकर्ताओं के लिए भी दस्तावेज तैयार किए। लेकिन उन्होंने कभी पैसे नहीं लिए। उनका मानना था, जिस काम से लोग अपनी जान बचाते हैं उस पर कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। अडोल्फो का जीवन हमें दिखाता है कि असली ताकत हथियारों से नहीं, बल्कि ज्ञान और इंसानियत से आती है। उन्होंने कहा, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे वो अत्याचार के खिलाफ लड़ सकता है। मेरा हथियार था कागज और स्याही। आज अडोल्फो कमिंस्की को मास्टर फॉर्जर कहा जाता है, लेकिन असल में वो इंसानियत के योद्धा थे। उनकी कहानी याद दिलाती है कि इतिहास में कई बार असली हीरो वो होते हैं जिनके नाम सुर्खियों में नहीं आते। कभी कभी एक साधारण आदमी एक साधारण हुनर से दुनिया के सबसे बड़े हत्याकांड को रोकने का रास्ता बना सकता है। अडोल्फो कमिंस्की, वो नाम जो कागज पर नहीं, हजारों जिंदगियों की सांसों में लिखा गया। नंबर 2, ये कहानी सिर्फ एक दुखद मौत की नहीं है। ये कहानी है अमेरिका के इतिहास में नस्ल भेद की सबसे दर्दनाक और शर्मनाक घटना की। ये कहानी है एक 14 साल के बच्चे की, जिसने अनजाने में एक ऐसे समाज की नींव हिला दी जो नस्ल के आधार पर बटा हुआ था। आज हम बात करेंगे एमिट टील की। साल 1955। अमेरिका में काले और गोरे लोगों के बीच की खाई बहुत गहरी थी। दक्षिणी राज्यों में नस्लभेद अपने चरम पर था, जहां काले लोगों को बराबरी का दर्जा तो दूर, इंसान भी नहीं समझा जाता था। शिकागो, जो कि एक उत्तरी राज्य था, वहां माहौल थोड़ा बेहतर था। यहीं पर 14 साल का एमिट टील रहता था। एमिट एक चुलबुला और जिंदा दिल लड़का था। वो अपनी मां मैमी टील के साथ रहता था। गर्मी की छुट्टियां थीं और एमिट अपने परिवार के साथ मिसिसिपी के मनी शहर में अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहा था। मिसिसिपी दक्षिणी अमेरिका के उन राज्यों में से एक था जहां नस्लवाद के नियम बहुत सख्त थे। मैमी टील को इस बात का डर था। उसने अपने बेटे को समझाया कि मिसिसिपी शिकागो जैसा नहीं है। वहां उसे गोरे लोगों से बहुत सोच समझकर बात करनी होगी, खासकर कोरी महिलाओं से। एमिट ने अपनी मां को भरोसा दिलाया कि वो सब ठीक कर लेगा। अगस्त का महीना था। एमिट और उसके चचेरे भाई बहन मनी शहर के एक किराना स्टोर, जिसका नाम था ब्रायंट ग्रोसरी एंड मीट मार्केट, पर गए। दुकान के काउंटर पर 21 साल की एक गोरी महिला कैरोलिन ब्रायंट खड़ी थी। दोस्तों के कहने पर एमिट ने कैरोलिन से बात करने की कोशिश की। एमिट हकलाता था। उसकी हकलाने की आदत की वजह से उसकी बात स्पष्ट नहीं थी। वो कैरोलिन को कुछ बोल रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी। कैरोलिन को लगा कि ये काला लड़का उसे छेड़ने की कोशिश कर रहा है। उसने अचानक से शोर मचाना शुरू कर दिया। एमिट के दोस्तों ने उसे तुरंत दुकान से बाहर निकाला और मामले को शांत करने की कोशिश की। बाद में यह भी पता चला कि एमिट ने कैरोलिन को बाय बेबी कहा था, जो कि उस समय के हिसाब से एक गोरी महिला को कहना बहुत बड़ा अपराध था।
मामला शांत हो चुका था, लेकिन कैरोलिन ब्रायंट ने इसे दिल पर ले लिया। उसने इस घटना के बारे में अपने पति रॉय ब्रायंट और उसके सौतेले भाई J.W. मिलैम को बताया। ये दोनों ही नस्ल भेदी सोच के आदमी थे और इस घटना से बहुत भड़क गए। वे दोनों एमेट से बदला लेने के लिए बेताब थे। 28 अगस्त 1955 की रात करीब 2:30 बजे रॉय ब्रायंट और J.W. मिलैम एमेट के चाचा मूज राइट के घर पहुंचे। उन्होंने बंदूक की नोक पर एमेट को उठा लिया। एमेट के चाचा ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि एमेट सिर्फ एक बच्चा है, लेकिन वे नहीं माने। वे एमेट को अपने ट्रक में ले गए और एक अनजान जगह पर चले गए। उन लोगों ने एमेट को एक खेत में ले जाकर बुरी तरह पीटा। उसकी एक आंख बाहर निकल आई थी और उसका चेहरा इतना विकृत हो चुका था कि उसे पहचानना मुश्किल था। फिर उन्होंने उसके सिर में गोली मार दी, लेकिन ये सब करने के बाद भी उनका मन नहीं भरा। वे नहीं चाहते थे कि एमेट की बॉडी मिले। उन्होंने एमेट के गले में 70 पाउंड यानी लगभग 32 किलो का एक भारी पंखा बांधा, जिसे उन्होंने कपास की मशीन से निकाला था। फिर उन्होंने एमेट के शव को टल्लाहैची नदी में फेंक दिया। एमेट का परिवार मिसिसिपी में एमेट को ढूंढ रहा था, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था। 3 दिन बाद नदी में मछली पकड़ने वाले एक व्यक्ति को पानी में एक लाश मिली। वो एमेट टील का शव था। उसने अपनी अंगूठी से उसे पहचाना। शव की हालत देखकर सबका दिल दहल गया। एमेट की मां मैमी टील ने अपने बेटे के शव को शिकागो वापस लाने का फैसला किया। उन्होंने एक और चौंकाने वाला फैसला किया। उन्होंने कहा कि उनके बेटे को खुले ताबूत में दफनाया जाए। मैमी ने कहा, मैं चाहती हूं कि पूरी दुनिया देखे कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ है। लाखों लोगों ने एमेट के खुले ताबूत को देखने के लिए लाइन लगा दी। एमेट का विकृत चेहरा नस्लवाद का एक जीता जागता सबूत बन गया। एमेट की तस्वीर दुनिया भर की पत्रिकाओं में छपी और इस एक घटना ने अमेरिका में न्याय के लिए एक नई लहर पैदा कर दी। रॉय ब्रायंट और J.W. मिलैम को पकड़ लिया गया। अदालत में उन पर एमेट की हत्या का मुकदमा चलाया गया। ये मामला पूरी दुनिया की नजरों में था। सबूतों की कोई कमी नहीं थी। 7 अफ्रीकी अमेरिकन गवाहों ने, जिसमें एमेट के चाचा भी शामिल थे, अदालत में गवाही दी कि उन्होंने एमेट का अपहरण होते देखा था। 3 और गवाहों ने बताया कि उन्होंने उस रात खेत में एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी थी। इसके बावजूद पूरा मुकदमा एक ढोंग साबित हुआ। उस समय अमेरिका में न्याय व्यवस्था भी नस्ल भेदी थी। अदालत के सभी जज और जूरी सदस्य गोरे थे। उन्होंने सबूतों को नजरअंदाज कर दिया। सिर्फ 1 घंटे की सुनवाई के बाद जूरी ने दोनों हत्यारों को बेगुनाह घोषित कर दिया। हत्यारे आजाद हो गए। इस फैसले ने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। न्याय की इस हार ने अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय के बीच गुस्सा और निराशा भर दी। इस घटना के बाद 1956 में रॉय ब्रायंट और J.W. मिलैम ने एक पत्रिका को इंटरव्यू दिया। उन्होंने क्लेम किया कि वे एमेट की हत्या के लिए जिम्मेदार थे और उन्हें इस पर कोई पछतावा नहीं है, लेकिन कानूनी तौर पर उन्हें दोबारा सजा नहीं दी जा सकती थी। एमेट टील की हत्या के बाद अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन ने एक नई रफ्तार पकड़ी। एमेट की मां मैमी ने अपने बेटे को खोने के बाद भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने जीवन का हर पल नस्लवाद के खिलाफ लड़ाई में लगा दिया। उनकी बहादुरी और दृढ़ता ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे नेताओं को प्रेरित किया। 14 साल के एमेट टील का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी दुखद मौत ने लाखों लोगों को नस्लवाद के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। एमेट के साथ जो हुआ वो अमेरिका का एक शर्मनाक अध्याय था, लेकिन उसी अध्याय से अमेरिका में समानता के लिए एक नई सुबह की शुरुआत हुई। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।